आज है क्लास 11 के फुल सिलेबस का टेस्ट। तो इस पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें बोलता है कि अपने पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विथ एटॉमिक नंबर 104 कैन हैव n plus l इक्वल टू 8। इसका मतलब है हमें 104 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और 104 के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जितने भी सबसेल्स हैं जिसमें n plus l का वैल्यू 8 होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो अगर मैं 104 का लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो इनर्ट गैस क्या लिखना पड़ेगा हमें? रेडॉन। इसका मतलब 86 हो गया। और इनर्ट गैस कहाँ पे खत्म होता है? हमेशा पी पे खत्म होता है, और रेडॉन जो है वो 6 पीरियड में है, मतलब यहाँ पे 6p6 हो चुका होगा। तो अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम? 7h2, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? 5f14, और फिर क्या लिखेंगे? 6d2। देखो 86 प्लस 14 100, 100 प्लस 4 104 हो गया। अब इसमें है n प्लस l इक्वल टू 8 होने के लिए, n प्लस l इक्वल टू 8 होने के लिए हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 8s हो सकता है, ठीक है, हमारे पास 7p हो सकता है, हमारे पास 6d हो सकता है, और हमारे पास 5f हो सकता है। इतने में आपका n प्लस l इक्वल टू 8 आएगा। तो 8s तो है नहीं, 7p अभी तक आया नहीं है, तो 6d में कितना हो गया? 2, यहाँ पे आ गया 2, और 5f में आ गया 14। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर क्या बनता है? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन्स, 1 मोल अमोनिया है मतलब NH3 है। पहला लिखा हुआ है 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो 1 मोल अमोनिया का मतलब हो गया मेरे पास 3 मोल हाइड्रोजन एटम होगा। ये तो 1 मोल ही लिख रहा है, तो 1 मोल तो नहीं है, 3 मोल होना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद है 3 ग्राम एटम्स। 3 ग्राम एटम्स का मतलब हो गया 3 मोल। तो अभी मैंने बोला था 3 मोल हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये आंसर होगा। 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नहीं। अब मेरे पास 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल अमोनिया है, तो 1 मोल अमोनिया के अंदर आपको यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन होना चाहिए, 1 मोल नाइट्रोजन होना चाहिए। और 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है मेरे पास 14 ग्राम होना चाहिए। इसमें कितना है? 4 ग्राम, मतलब गलत। ठीक है। उसके बाद है 6 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो गया। ऊपर वाला पॉइंट जो फिर से लिख दिया, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। एक मिनट रुक जाना। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रिविडियम। रिविडियम का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 5s1। इनर्ट गैस में नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का सब लगा लो, 36 वाला जो भी है क्रिप्टॉन जो होगा। तो 5s1 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका n का वैल्यू 5 हो गया, तो ये यहाँ पे सब में ही है, इसमें छोड़ के, तो ये गलत हो गया। एस है मतलब 0 होना चाहिए, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो यही आंसर बनता है। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 6561 एंगस्ट्रॉन। द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द सीरीज। आपसे पूछा गया फर्स्ट लाइन का, लाइमन बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज का मतलब हो गया n1 इक्वल टू 2 होगा, और फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया n2 इक्वल टू 3 हो गया। तो अभी हमें 1 बाई लैम्डा दिया हुआ है, 1 बाई लैम्डा, लैम्डा जो है वो 6561 है, इज इक्वल टू r, किसके लिए? हाइड्रोजन, ZB1 हो गया, इनटू 1 बाई n1 मतलब 1/4 माइनस 1/9। तो बेसिकली यहाँ पे हो गया 1/6561 इक्वल टू r, और ये हो गया 5/36। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछता है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब है फिर से n1 इक्वल टू 2 हो गया, और n2 इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। एक मिनट, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सॉरी, सेकेंड लाइन। अब तो यहाँ से फिर से हमसे पूछा गया है 1 लैम्डा निकालने के लिए, तो मान लेते हैं 1 बाई लैम्डा डैश हो गया। r का वैल्यू तो यही हो जाएगा 36 बाई 5 इंटू 6561 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 माइनस 1/16। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 36 बाई 5 इंटू 6561
एंड 1/4 माइनस 1/16, 1/4 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 16, सो 4 माइनस 1 मतलब 3/16। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3/16। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है 4 कैंसिलेशन करते हैं, 4 हो गया, और यहाँ पे ये जाएगा 9 इंटू 7 63, 261, 261 का मतलब हो जाएगा 30 टाइम्स 270 होता है, तो ये 729 हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो 3 टाइम्स से जाएगा, ये 3 से जाएगा 2, 6, 4, 1। ठीक है, तो अब लैम्डा 1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 20, 20 इंटू 241, तो ये हो जाएगा 482, 4820, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए था। 48 इसके आसपास का कौन सा आंसर? सी दिखाई दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लो। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिट। तो देखो रेशियो तो हमेशा क्या होता है? एन स्क्वायर का रेशियो होगा, तो ऐसा हो जाएगा, रेशियो निकालोगे तो n1 स्क्वायर इज टू n2 स्क्वायर इज टू n3 स्क्वायर। अब n1 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इज टू 4 हो जाएगा, बिकॉज n2 2 है। फर्स्ट 3 लिखा है ना, तो 1 2 3 का लिखा है, और ये क्या हो जाएगा? 1 इज टू 4 इज टू 9 हो जाएगा। 50 का आंसर बी हो जाएगा। 51 द रेशियो ऑफ डिफरेंसेज इज एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बोर ऑर्बिट टू दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट। देखो, तो इसमें आपको निकालना है रेशियो ऑफ डिफरेंसेज एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E3 माइनस E2 निकालना है। तो किसके लिए? बोर ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो ये अराउंड 10.2 होता है, और ये अराउंड 1.5 समथिंग होता है। तो ये कुछ अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 27/5 आता है। आप सॉल्व कर लो, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आंसर यही आता है। विच आर द फॉलोइंग आर क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन ए 4f ऑर्बिटल। n का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। l का वैल्यू 0 1 2 3 3 हो जाएगा, और f है तो माइनस माइनस m का वैल्यू -3 से +3 तक हो जाएगा, तो मतलब डी आंसर बनता है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन इन लाइमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6th लेवल। तो देखो, नंबर ऑफ लाइंस इन ए पार्टिकुलर सीरीज इज ऑलवेज इक्वल टू n2 माइनस n1। अब इसने पूछा है किसके लिए? लाइमन सीरीज, तो n1 तो फिक्स है, कितना? 1। अब इसका जो n2 होगा वो कहां से आ रहा है? 6 से आ रहा है, तो 6 माइनस 1 क्या आंसर हो जाएगा? 5। ठीक है, अगर वहीं पर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछता, किसी सीरीज का नाम नहीं लिखता, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते थे, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 वाला। 54 which of the following electronic configuration would you expect to have the highest second ionization enthalpy। देखो, second ionization enthalpy बहुत हाई चाहिए, इसका मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो चाहिए वो 1 चाहिए। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो देख लो कहाँ पे है, बी में। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी वैल्यू ऑफ हैलोजेंस। तो रटर ऑर्डर होना चाहिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये है sp3, ये है sp3, ये नहीं है, ये है, बिकॉज इसके पास 4+1 वाला सेट है, ये मतलब ये सीसो से बनेगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल में होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में होगा, अमोनिया में होगा, HCl में नहीं होगा, लिक्विड HF में होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लोरीन नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन होता है? ऑड वाला, और नहीं तो 10 और 16 वाला। तो इसके पास 10 है, इसके पास 18 है, इसके पास 18 है, और इसके पास 14 है, तो ये आंसर बनेगा। B2 और O2 जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। द मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर पता करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो गया, इसका 2.5 हो गया, इसका 1.5 हो गया, और इसका 1 हो गया। आंसर क्या बनेगा? O2+। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप ग्रुप 17 में देखोगे हाइड्राइड्स में,
तो ऑर्डर होता है HF ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, बाकी लोग जो है वो मास के कारण। तो सबसे पीछे कौन चला गया? HCl। 61 which of the following is least ionic? अब देखो इसमें क्या है, सोडियम S ब्लॉक, बेरियम S ब्लॉक, सीजियम S ब्लॉक और सिल्वर जो है वो D ब्लॉक। तो S ब्लॉक वाले मेटल्स का कंपाउंड ज्यादा आयनिक होता है D ब्लॉक से। ऊपर से Ag+ के पास जो है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और सीडो इनर्ट गैस वालों का पोलराइजेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। बाकी आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि S ब्लॉक वाले ज्यादा आयनिक होते हैं D ब्लॉक वाले कंपाउंड से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। द मॉलिक्यूल ClF3 हैज सेम नंबर ऑफ लोन पेयर एज आर प्रेजेंटिंग। तो ClF3 के पास अगर आप बात करोगे तो इसके पास बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3 और लोन पेयर हो जाएगा 2। तो ये आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे इसने पूछा मॉलिक्यूल सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास 2 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोन पेयर मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, वो आप फॉर्मूला यूज करो जो मैंने आपको सिखाया है, उससे हो जाएगा। 63 द वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, -2.303 nRT। n तो लिखा नहीं है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, V2/V1 या P1/P2 ये फॉर्मूला होता था। तो 60 कैंसिल चाहिए, तो रटा रटा फॉर्मूला है ये तो। नेक्स्ट, enthalpy of combustion of carbon to CO2 is this, the heat released upon the formation of CO2। अब देखो इक्वेशन ये है C solid प्लस O2 गैस CO2 गैस। तो यहाँ पे लिखा है इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो ये जो डाटा है, ये 1 मोल कार्बन के लिए है, बिकॉज इंथाल्पी ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो 1 मोल कार्बन जलाएंगे तो इतना बनेगा। अब लिखा हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ, अब डाटा दिया है CO2 का, तो हमें क्या करना है, 35.2 ग्राम जो है इसको अगर हम 44 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 44 से डिवाइड कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मिलेगा। और जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 होगा उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन होगा, इस इक्वेशन के बेसिस पे। 1 मोल CO2 को बनाने के लिए कितना मोल कार्बन चाहिए? 1 मोल ही चाहिए। तो जितना CO2 बनेगा उतना ही कार्बन भी हमें जलाना पड़ेगा, और जो भी नंबर ऑफ मोल आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 393.5 से, हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब हमारा जो डाटा होगा वो 393 से अप्रोक्सीमेटली 60-70 कम होगा, बिकॉज 35.2 डिवाइडेड बाई 44 कहीं ना कहीं ये 0.7.8 के आसपास आएगा, और 0.7.8 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें से 80 के आसपास कम कर लो, तो आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि कैलकुलेशन इसी के आसपास आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लो, मैंने मेथड आपको बता दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल लो, उसके नंबर ऑफ मोल से आप नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन निकालो, और उसमें इंथाल्पी ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी इंथाल्पी किसी पार्टिकुलर टर्म्स के साथ एसोसिएट हुआ है तो वो 1 मोल के लिए ही होगा। नेक्स्ट है 65, व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम आइस टू वाटर। मतलब ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, बाकी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, मतलब प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो सिंपल सा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का इफेक्ट होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाना चाहिए, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है वो ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ H2O से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम घटना चाहिए, और वॉल्यूम घटने के लिए रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? वाटर चेंजेस टू वेपर्स नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्स, यही होगा आंसर। लार्ज अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म नहीं, आइस के लिए पीछे जाना पड़ेगा। नो चेंज तो नहीं होगा बिकॉज प्रेशर चेंज हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा? वाटर। अब इसमें एक, यहाँ पे इसने नो चेंज लिखा है, अब इसने लार्ज लिखा है। अब लार्ज तो डिपेंड करता है कितना प्रेशर चेंज होगा उसके बेसिस पे। बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज होगा तो बहुत चेंजेस ज्यादा होगा, बहुत कम प्रेशर चेंज होगा। अब लेकिन लार्ज वर्ड अगर नहीं होता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्स
फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड, ये सब स्टेटमेंट ज्यादा बेटर होता। 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो अब ये सब केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक मिसिंग चीज है, इसमें अब कुछ नहीं लिखा, तो मान के चलेंगे सारे लोग गैस हैं, बिकॉज बिना गैस का हम पता नहीं कर पाएंगे, तो सब में इसमें गैस होना चाहिए था। ठीक है, इसमें सब में गैस लिखा होगा, नहीं तो फिर हम गैस को देख के करेंगे। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर है, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल घट जाता है। पहले वाले में नंबर ऑफ मोल डेल्टा एन जो है वो 0 है, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस वाले में भी डेल्टा एन 0 है, फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले में डेल्टा एन जो है वो लेस देन 0 है, -1 है, तो यही फर्क पड़ेगा। और इस वाले में डेल्टा एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 67, the enthalpy of neutralization of NaOH with HCl is this, while with acetic acid it is -55 kilojoule. This happens because, अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, बिकॉज में ये मान के चलते हैं कि किसी को भी तोड़ने में हमारा एनर्जी खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक वीक हो गया तो उसको तोड़ने में हमें कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो वो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से ही आएगा। इसीलिए हमें जो ऑब्जर्व होता है वो थोड़ा कम होता है। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, सम हीट इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज एसिटिक एसिड कंप्लीटली। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर Kw इज दिस द pH ऑफ वाटर। तो pH क्या हो जाएगा? Kw जो है वो क्या होता है? pKw/2, बिकॉज पानी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल pH यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस लॉग 9.55, सॉरी 7 माइनस लॉग, ऐसे लिखना चाहिए था, 14 माइनस लॉग 9.55 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7 से थोड़ा सा कम। तो 7 से 1 मिनट, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 14 माइनस, अच्छा 13, मतलब 6.5 से थोड़ा सा ज्यादा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। 69 डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है, आप आंसर डायरेक्टली कर लो। द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। अब इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला करना है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब डेल्टा एच, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डेल्टा यू, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी यहाँ देखोगे तो वो 3 है, 12, बिकॉज ये तो लिक्विड है, काउंट होगा नहीं, ये लिक्विड काउंट होगा नहीं, तो 12 माइनस 15 मतलब क्या हो जाएगा? -3 होगा। सारे ऑप्शन किलो जूल में है, तो 8.314 बाई 1000, ठीक है। और टी आपका हो गया 298। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली जो कि -7.42 समथिंग आता है, 7.43 दिया हुआ। द रेशियो ऑफ Kp बाई Kc फॉर द रिएक्शन, so Kp बाई Kc इज इक्वल टू RT टू द पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है? तो डेल्टा एनजी हो गया 0, मतलब Kp बाई Kc इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 72, विच आर द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ बफर? NaOH एंड NaCl नहीं। बफर हमेशा वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस से बनता है, या वीक बेस और उसके कंजुगेट एसिड से बनता है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं बनेगा। HNO3 एंड NH4NO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं बनेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं बनेगा। HNO2 वीक एसिड है और ये उसका कंजुगेट बेस हो गया, बन जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। द pK of a weak acid is 4.8. What should be the ratio of acid by salt of a buffer if pH equal to 5.8 is required? अब इसमें क्या लिखा हुआ है? pK कितना दिया हुआ है? 4.8, और हमसे पूछा गया pH इतना होना चाहिए। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। तो ये हो गया 1 इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। तो अपने से क्या पूछा? एसिड बाय सॉल्ट पूछा है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। -1 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय एसिड, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? एसिड बाय सॉल्ट, उल्टा कर लो, एसिड बाय सॉल्ट, और -1 जो होगा वो लॉग 10 टू द पावर -1 का होगा,
मतलब आंसर कितना आने वाला है, 0.1 आने वाला है। 74 when phosphorus react with caustic soda the products are PH3 and NaS2 PO2। phosphorus का मतलब होता है P4, ठीक है। अब इसमें ये -3 है, ठीक है, इसमें -3 है और इसमें निकालोगे अगर फॉर्मूले के हिसाब से तो ये हो गया -4 और ये हो गया +3, मतलब ये हो गया +1। तो रिएक्शन किसका है, तो देखो P4 जो है वो 0 में है, यहाँ पे ये -3 में गया मतलब रिडक्शन हुआ, और इधर जाओगे तो +1 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। 75 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, तो क्या होगा सबके लिए, इसके कारण -2 तो इस पे +2 आया, और इन सब के कारण -1 है ऑक्सीजन पे, तो इन सब के कारण कितना आ जाएगा, +4 +6 हो जाएगा। इन द रिएक्शन Cl2 + OH-, Cl 0 पे है, क्लोरीन यहाँ +1 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, मतलब क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शन हो रहा है। OH- इज ऑक्सीडाइजिंग नहीं, इस रिएक्शन में OH- कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्लोरीन ही कर रहा है, ये तो गलत है। OH- कुछ नहीं है, OH- इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नहीं, Cl2 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आंसर होगा। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में खुद ही ऑक्सीडाइजिंग होता है, खुद ही रिड्यूसिंग होता है। 77 द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये है एन पेंटेन हेक्सेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन और ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो सारे अल्केन्स हैं, अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा पहला, और दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अगर कार्बन सेम हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 5, इसमें है 6, इसमें है 5 और इसमें भी है 5, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, बी। ब्रांचिंग हम तब देखेंगे जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपीन एंड प्रोपाइन, तो अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंशिएट करना है तो हमें क्या चाहिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, बिकॉज ये सब अल्कलाइन KMnO4 Br2 ये तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन है, ये तो दोनों के साथ ही करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के दोनों के साथ ही होगा, अमोनिकल केवल अल्काइन करेगा, प्रोपाइन करेगा, प्रोपीन नहीं करेगा। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट मतलब आईपीसी की बात कर रहा है, ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये फर्स्ट है और यहाँ पे ये फर्स्ट है, तो ये आंसर होगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ज्यादा एसिडिक होता है। 80 द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, इसमें हो गया 3 अल्फा, ये डीलोकलाइज्ड भी है और 3 अल्फा भी है, इसमें हो गया 6 अल्फा और इस वाले में हो गया 2 अल्फा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNH3, वही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, ये मतलब टॉलेंस है, टॉलेंस रिएजेंट को लिखने का तरीका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन, तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से तो कौन करता है, ये टर्मिनल अल्काइन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड टर्मिनल अल्काइन एंड टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। 82 द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, टॉलिन, ठीक है, टॉलिन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये क्या करेगा, आपको क्लोरीन देगा, कहाँ पे देगा क्लोरीन, आप सॉरी क्लोरीन देगा तो ऑर्थो पैरा पे देगा, बिकॉज CH3 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ भी Cl आ सकता है ऑर्थो पे और पैरा पे भी आ सकता है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 83 एंड ओलेफिन, ओलेफिन मतलब अल्कीन, ओलेफिन मतलब अल्कीन was treated with ozone and the resulting product on hydrolysis gives 2-pentanone, 2-pentanone का मतलब है कुछ ऐसा होगा, एंड एसिटल्डिहाइड इसका मतलब है कुछ अपने पास ऐसा होगा। अब इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में बना है, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 मिथाइल 1 2 3 6 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, ये आंसर हो जाएगा, 83 का आंसर सी हो जाएगा। 84 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन ब्यूटाइन, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वन ब्यूटाइन, वन ब्यूटाइन का मतलब हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3,
अब देखो ये हो गया sp ये वाला जो बॉन्ड है ये हो गया sp3 और ये जो है वो हो गया sp3 मतलब आपके पास 3 टाइप के बॉन्ड हो जाएंगे। 85 द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कौन होगा? SO3 होगा। इसे ही न्यूट्रल होता है, बाकी सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर 2,6 डाइमिथाइल हेप्टेन। 2,6 डाइमिथाइल। अब देखो CH3 CH CH3 2 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से सिमेट्रिक है, मतलब एक तरफ काउंट कर लो, काम हो जाएगा आपका। अब देखो इसने मोनो, अगर मैं इन लोकेशन से करता हूँ, इन दोनों में से कोई भी CH3 अगर CH2Cl बना तो ये कार्बन काइरल हो जाएगा। मतलब कितना हो गया? इस लोकेशन से हम 2 काउंट करेंगे। यहाँ पे भी ऐड हो सकता है बट कोई काइरल नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन ऐड करता हूँ तो ये भी काइरल बनेगा, तो यहाँ से भी हम 2 काउंट करेंगे। और यहाँ पे अगर क्लोरीन आया तो ये काइरल नहीं बन पाएगा बिकॉज इसके दोनों तरफ सेम ही ग्रुप है, तो यहाँ से 1 काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 2 यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, मतलब टोटल कितना हो गया? 6। इसने मैक्सिमम नंबर पूछा है इसलिए मैंने सारे काउंट किए हैं। अगर इसमें केवल स्ट्रक्चरल पूछता तो आंसर 4 होता। आंसर क्या हो जाएगा? 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारे अल्कीन्स है, अल्काइंस में तो होगा नहीं। ठीक है, अल्काइंस में होगा नहीं, अल्कीन्स में तभी होगा जब दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स होगा। तो आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। 88 इन एंटी कॉन्फिगरेशन ऑफ N-ब्यूटेन द 2 मिथाइल ग्रुप्स आर एट एन एंगल ऑफ, तो एंटी में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैग्नेट। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइल बेंजीन, ये रहा प्रोपाइल बेंजीन। अब इसने लिखा नहीं है नॉर्मली ये क्या है, चलो मैं नॉर्मली बना लेता हूँ, CH2CH2CH3, और इसको आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो अल्काइल बेंजीन का KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पे एक ही प्रोडक्ट बनता है। वो क्या बनता है? कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड, जिसमें कंडीशन क्या होता है कि जो भी कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, जो भी कार्बन बेंजीन के साथ अटैच्ड है उसके पास हाइड्रोजन होने से बन जाता है। आंसर क्या बनेगा? ए। 90 इन द रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट ए इज, अब ये कौन है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और ये क्या करता है हमें? ये हमें अल्कीन के साथ हाइयर डिग्री अल्कोहल देता है, हाइयर डिग्री अल्कोहल देता है विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो ये रहा 2 कार्बन, अब इसमें हाई डिग्री कौन है? ये, तो यही बनना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 होल 3C। यहाँ तक काम खत्म। इस CH पे OH आएगा और उधर वाले पे H आएगा, तो CH3 ऐसा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 90 का आंसर फिर हो जाएगा C। तो ये था क्लास 11th का। अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, देखो जिस पार्ट में भी दिक्कत हो रहा है बस उसी पार्ट को पढ़ना, उसी पार्ट का रिवीजन करना। जहां से क्वेश्चन बने जा रहा है उसको दोबारा पढ़ के फायदा नहीं है, तो उसी पार्ट को रिवाइज करते रहो जिस पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सब कुछ पढ़ने जाओगे, जहां से क्वेश्चन बन रहा है बनने दो, ठीक है, उसको थोड़ा कम रिविजन करो, जहां से नहीं बन रहा वहां से ज्यादा रिविजन करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नया टेस्ट के साथ, सोल्यूशन के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।